अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिदन दलीब। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आज मरीम नवाज़ की पेशी के दौरान होता रहा। मरीम नवाज़ ने किस तरह से आज नेब के एहलकारों पे गुस्सा किया और क्या क्या झूठ बोलती रही वो कमरा अदालत में, उनकी तमाम एक्टिविटीज़। पहली वीडियो में उस तमाम केस की हियरिंग की बात की थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ। कुछ रोज़ पहले मैं आपको बताऊँ, मरीम ने कुछ ट्वीट किए थे जब उनको ये नोटिस जारी हुआ कि उन्होंने इस जाली जो है उन्होंने ट्रस्ट डीड दी हुई है, उस हवाले से अदालत जो है उसको तलब करेगी उनको। तो मरीम साहिबा ने कुछ ट्वीट्स किए कि अगर आप मुझे अपने रिस्क पे बुला सकते हो तो बुलाना, तुम मेरी बातें ना सुन सकोगे। और फिर उन्होंने कारकुनों से भी पूछा था कि क्या मुझे पेश होना चाहिए, नहीं पेश होना चाहिए, और या अदालत में खड़े होकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। ये वो बातें थी जो मेरे समेत और बहुत सारे सहाफ़ी जो ये बात सोचते हैं, हर लिखने पढ़ने वाला आदमी ये बात ज़रूर सोचता है कि क्या ऐसी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि एक वाक़या छोटा सा मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं असल मुद्दा पे आता हूँ। मौलाना आज़ाद ने भी एक कौल फैसल लिखी थी, उन्होंने अदालत में वो पढ़ के सुनाया था अपना बयान, कि उन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया में मैदान जंग से के बाद सबसे ज़्यादा जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं वो अदालत के ईवानों में हुई। तो मुझे लगा कि एक लम्हे के लिए शायद मरीम कुछ इस तरह का बड़ा सीन करेगी, अदालत में आएगी, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। तो एयरवाई के हमारे दोस्त हैं हसन अयूब, तो वो उनकी हालांकि बीट सुप्रीम कोर्ट की है, तो वो भी ऐसे ही आज वहाँ पहुँचे हुए थे। तो हम लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 8 बजे हम चले गए वहाँ कि क्या आज मरीम पता नहीं क्या बातें करेगी। तमाम लोग ये डिस्कस कर रहे थे आज मरीम आएगी, बड़ी एग्रेसिव होगी, पता नहीं जज साहब उसका कैसे सामना करेंगे, क्या से क्या कर देगी, दूध का दूध पता नहीं पानी का पानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो वहीं हम बैठे हुए थे तो हसन अयूब कहने लगे कि यार ये इस तरह से लग रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल होता है ना, जो एक बिखरा हुआ जानवर, तो बिल्ली को अगर आप कमरे में रखो तो वो भी आपको जो है ना झिड़कती आगे से, तो इस तरह की हो गई हुई है। तो तकरीबन तमाम लोगों की यही राय थी कि आज एक डिफरेंट दिन होगा और आज मरीम बहुत कुछ बोलेगी और पता नहीं क्या से क्या वो कर देगी। तो जज साहब आए, 9 बजे का टाइम था, नहीं था उनका, उनके वकील एक थे, उन्होंने कहा जी कि अभी वो उन्होंने अदालत से तकरीबन आधा घंटा दूर है, तो अभी हमारी बात हुई है। जज साहब ने कहा जी कि ठीक है 20 मिनट बाद आ जाते हैं। तो फिर 10 बजे फिर जज साहब आए, तो नहीं, वो लोग नहीं आए हुए थे। तो जज साहब ने कहा जी कि आप उनको फ़ोन कर लें, फ़ोन करके पता कर लें अभी तक वो पहुँचे क्यों नहीं है। तो फिर जज साहब चले गए। फिर इतने में मरीम साहिबा आ गई और उनके जो है वो साथ थी, उनके मियाँ थे, सफदर आवान साहब थे, उसके साथ उनकी मरीम औरंगज़ेब साहिबा थी, परवेज़ रशीद साहब थे और तारिक फजल चौधरी थे, और इसके अलावा कोई इतना बड़ा नाम उस सफ़ में मुझे नज़र नहीं आया। तो उनके वकील आए रोस्टम पे, उन्होंने कहा जी कि इस तरह हमारे वकला को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही और सुप्रीम कोर्ट में भी कभी ऐसा नहीं होता। उन्होंने काफ़ी, उनके वकील ने गुस्सा किया। तो फिर जज साहब ने कहा जी चलें ठीक, हम वेट कर लेते हैं, आपके वकला आ जाएं तो फिर हम बात करते हैं। जज साहब उठ के चले गए। तो फिर इस दौरान जो है तमाम सहाफ़ी उन्होंने मरीम साहिबा से सलाम दुआ की, मरीम साहिबा के सवालों के को उन्होंने सवाल लिए मरीम साहिबा ने उनके, और उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। तो यहाँ कुछ उन्होंने बातें करना शुरू की। साफ़ियों ने कहा जी कि आप बताइए आप लोग क्यों इतनी देर से पहुँचे। तो मरीम की वजह हुई कि भाई बंदे उठाए जा रहे हैं, इतना खौफ है, आप नहीं देखते 150 बंदे हमारे गिरफ्तार हो गए। हालांकि टोटल 8 बंदे जो है वो भी उठाए थे और वो वापस छोड़ दिए थे। बंदे गिरफ्तार हो रहे हैं, मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ, इतना मुश्किल हालात हैं, पूरे इस्लामाबाद बंद किया हुआ, हालांकि ऐसा भी कुछ भी नहीं था। और ये लोग पता नहीं बुखलाहट का शिकार हैं, ये कमज़ोर लोग हैं। परवेज़ रशीद साहब को गुस्सा आ गया, वो भी कमरे अदालत में साफ़ियों को कहते हैं जी हम तो बड़े पुरअमन लोग हैं, नून लीग की एक तारीख़ है, हम कभी भी इस तरह नहीं करते। लेकिन मरीम कहती हैं जी कि लगता है अब जो लोगों का गुस्सा है वो किसी ख़तरनाक हद तक चला जाएगा, इनको कोई समझ ही नहीं आती। परवेज़ रशीद साहब कहते हैं जी कि हमें एक सवाल किया गया उनको कि आपके साथ लोग हैं ही नहीं, इस्लामाबाद में आपके साथ कोई बंदा नहीं निकलता, आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपके साथ नहीं निकलते, तो आप क्या एहतजाज करेंगे, क्या आप जो है लोगों को लेके आएंगे सड़कों पे और आप प्रोटेस्ट करेंगे। तो परवेज़ रशीद को बड़ा गुस्सा है इस बात पे। वो कहते हैं जी कि कोई हमें ये बात ना बताए कि हमारे साथ आवाम नहीं है, ये लोगों की भूल है कि हमारे साथ आवाम नहीं है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा आवाम है, आवाम का जम गफ़ीर हमारे साथ है, आप लोगों को ये समझ नहीं आती। आप मरीम कहने लगी कि ये आप लोगों को नज़र नहीं आता मंडी भाउद्दीन जो था वो कितना बड़ा जलसा था। बस एक और साफ़ी ने सवाल किया कि आपके इंटरव्यू लेने को कोई तैयार नहीं है,
ये आप चेक कर सकते हैं भी ये सवाल कहाँ से आया होगा। तो मरीम कहती हैं जी कि नहीं, इंटरव्यू करने को बहुत सारे लोग तैयार हैं, चलाने को कोई तैयार नहीं है। तो फिर उन्होंने ये कहा जी कि आप बोलने की आज़ादी है, ये सबसे बड़ा बुनियादी हक है। तो मरीम कहती है नहीं, ये खौफ है, इस हुकूमत ने जो है वो इसके कमज़ोर हुकूमत है और इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करती है। मेरा इंटरव्यू 5 मिनट नहीं चलता और बंद हो जाता है। तमाम टीवी चैनल्स को उन्होंने हुक्मनामे दिए हुए हैं, वन साइडेड मीडिया, सारा मीडिया और सारे चैनल्स को उन्होंने पीटीवी बना दिया हुआ है। ये बात याद रखें, नून लीग जो है वो एक माकूल जमात है और नून लीग की जो आवाम के अंदर, आवाम के दिलों में नून लीग की जड़ें हैं। लेकिन इस वक्त इन्होंने मीडिया की माली हालत ख़राब की हुई है और मीडिया को उन्होंने एक तरह से परेशान किया हुआ और मीडिया को मजबूरन इनकी बात करना पड़ती है। तो ये सवाल किया गया उनकी तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से, कि आप एहतजाज की जो बात करते हैं, आप कब एहतजाज करेंगे, आप कब उस तरह का लोगों को लेके आएंगे। तो मरीम कहती हैं जी कौन सा एहतजाज, किस तरह का एहतजाज। तो किसी साफ़ी ने जवाब दिया कि 126 दिन वाला एहतजाज आप कब करेंगे, आप कर पाएंगे या नहीं करेंगे। तो मरीम कहती हैं जी कि ये बात आप याद रखें कि जो PMLN की रैली थी, अभी सिर्फ गुजरांवाला ही पहुंची थी तो जजेस बहाल हो गए थे। लोग बाहर निकलने को तैयार हैं, लोग हमारे साथ निकलते हैं, हमारे जलसों की आप कवरेज देखें, बेशुमार लोग होते हैं। फिर एक सवाल और किया गया उनसे कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से आपका क्या कहना है। तो मरीम ने कहा जी कि जो भी बुक कहती है, पाकिस्तान का कानून कहता है, पाकिस्तान के आइन में जो चीज़ है वही होगी, उससे आगे पीछे एक लफ्ज़ भी नहीं जाएगा। तो ये भी उनसे पूछा कि आप बताइए क्या PMLN पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एहतजाज करेगी, कैसे आप एहतजाज करेंगे, आप लोग एक दूसरे के खिलाफ इतनी बातें करते थे। तो मरीम के पास कोई जवाब नहीं था। कहती हैं कि नहीं, जो APC में फ़ैसला होगा वो वही होगा, उसके बाद ही हम ये तय करेंगे कि क्या करना है। बहरहाल आप हमारे ये कहती हैं कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, ये कैसे करोड़ों लोगों को अंदर कर सकते हैं, इनको ये एहसास नहीं है, इन्होंने इस खौफ की वजह से जो है 144 नाफिज किया हुआ है। मुझे ये हालात बिल्कुल चलते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक और सवाल किया गया कि आप लोगों ने क्यों हलफ आपने उठाया, तो आपने क्यों इस्तीफ़े नहीं दिए थे उस वक्त, आपको फजल रहमान की बात अब तो याद आ रही होगी। तो मरीम कहती हैं कि अगर हम हलफ ना लेते तो हम इनकी जो है वो नाअहली को कैसे साबित कर सकते थे, हमने हलफ लिया। एक और साफ़ी कोई सवाल करने लगे तो परवेज़ रिशी साहब ने उनको रोकने की कोशिश की। तो मरीम कहती है नहीं, मेरे पास तो हर सवाल का जवाब है। तो साफ़ी ने कहा जी कि आपको लगता है ये गवर्नमेंट पूरे करेगी 5 साल। तो मरीम कहती हैं कि मैं तो इसको पूरे करने दूँ, लेकिन लोग जो है इसको पूरे नहीं करने देंगे। झोलियाँ उठा उठा के लोग बददुआ दे रहे हैं, इस हुकूमत को इसने तबाही कर दिया, महंगाई है इतनी ज़्यादा और इस हुकूमत की नाअहली जो है वो अरूज पर है। ये सब मुशर्रफ दौर की वाक़यात हैं, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। एक सवाल उनसे पूछा गया कि आप बताएं क्या नवाज़ शरीफ ने एक दफ़ा बात की थी कि जब मैं कदम बढ़ाता हूँ, जब मैं निकलता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि कदम बढ़ाओ नवाज़ शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी नहीं होता। तो अब भी मुस्लिम लीग नून इसी फेज से गुजर रही है। तो मैंने कहती है कि नहीं, वो तो मार्शल लॉ का दौर था, वो बड़ा सख्त दौर था, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नेब की जो है एहलकार बताएं। इतने में मरीम साहबा ने जो है वो नेब के एहलकारों पे गुस्सा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे आप अभी नहीं आए हुए थे तो एक तरफ नेब के लोग बैठे हुए थे और एक तरफ मरीम साहबा बैठी हुई थी और उनके साथ उनकी पार्टी के 2-3 लोग। तो मरीम ने जो है वो अदालत में ही चीखना शुरू कर दिया, वो इंतहाई गुस्से में ना कि क्या अब ये नेब के लोग बताएं, इनको पूछें इनको कैसे 1 साल बाद ये मुकदमा याद आया, इनसे ये पूछें, मेरे साथ इनको कुछ मिला नहीं है मेरे ख़िलाफ़, और ये इस तरह की जो चीज़ें लेके आ जाते हैं ढूंढते हैं मेरे ख़िलाफ़, ये नेब के एहलकार हैं, इनको ये बताना चाहिए, इनको आज ये कैसे मेरे ख़िलाफ़ ये चीज़ें याद आ गई। 1 साल गुजर गया, मैं सज़ा काट चुकी हूँ इसमें, लेकिन ये नेब के लोग आपको नहीं बता सकेंगे। इनको चाहिए कि ये मुझे मेरे 3 माह वापस करें जो मैंने अपनी माँ के साथ गुजारे, जो मुझे गुजारने थे और वो मैंने जेल में गुजार दिए। छोटी छोटी चीज़ें मेरे बारे में तलाश की जाती हैं। ये तो मेरा ये जो ट्रस्ट डीड का मसला है, ये तो मेरा बहुत छोटा गुनाह है। मेरा जो असल बड़ा गुनाह है वो मेरा असूल है, वो मेरे असूलों पर जो मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मेरा वो गुनाह है। इन लोगों से पूछा जाए इस बारे में, वीडियो के बाद इनको मेरे बारे में ये चीज़ें क्यों याद आई। तो इस तरह की चीज़ें वो बेचारे नेब के लोग एक तरफ थे, मैंने उनको देखा तो वो ज़्यादा परेशान हो गए, परेशान होकर बैठे हुए थे। और फिर मरीम कहती हैं कि इनको जो है वो इस चीज़ का एहसास नहीं है कि जो इसमें मैंने सज़ा काट दी है, और इनको ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि एक मुकदमे में 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। ये इस बात को तस्लीम करें, या उस वक्त ये गलत थे ये, या आज ये गलत हैं। और उनसे एक सवाल पूछा फिर कि आप बताएं कि इस दौरान आपका माँ से रब्ता हुआ, जब आपकी माँ जो है वो फोत होने से कुछ अर्सा पहले जब वो शदीद बीमार थी मियाँ साहब का आपका, तो कहती हैं कि नहीं,
बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्कस की जाती है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरी ने जिसकी चीज़ की जो कीमत अदा की है वो बहुत ज़्यादा अदा की है। मैंने रब्ता नहीं किया माँ से, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैंने असूलों की कुर्बानी दी है। ये एक छोटी कुर्बानी थी मेरी तरफ से। अगर हम रब्ता करते हम बाहर चले जाते, लेकिन वो हमने चंद टकों के इक़्तिदार की खातिर जो है वो अपने आप को नीचे नहीं गिराया। हमने सिलेक्टेड बन के पूरी दुनिया में बेइज्जती नहीं करवाई। इस वक्त जो आपका वज़ीर-ए-आज़म है वो सिलेक्टेड है, वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती का सबब बन रहा है। ये क्या डील दे सकता है, इसकी औकात क्या है डील देने की? मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दे सकती हूँ। मेरे पास एक एक चीज़ का जवाब है। मतलब ऐसे मरीम साहब ने ऐसे माहौल बना दिया जैसे लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, या मतलब एक तरफ परवेज़ रशीद बैठे हुए, उनके इवन हस्बैंड बैठे हुए बिल्कुल वो खामोश होकर चुप, सब लोग चुप होकर उनको देख रहे हैं, और वो बीच में एग्रेसिव भी होती हैं, फिर नॉर्मल भी होती हैं। तो उनको कहा गया कि आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें FIR लॉन्च हो रही है। तो मरीम इस पर भी बड़ी एग्रेसिव हो गई कि क्यों FIR लॉन्च हो रही है, सबूत तो हमने दिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सबूत दिए थे जिनके खिलाफ उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे खिलाफ दर्ज हो गई। ये सारी बातें हुई। फिर जैसा भाई रूटीन की कार्रवाई मैंने आपके साथ शेयर की, 2-3 दफ़ा बीच में मरीम आई रोस्ट्रम पे, सॉरी एक दफ़ा, फिर वो वापस चली गई। बीच में उन्होंने इंटरप्ट किया उसको नेब के जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब, और फिर उसके बाद वो वापस जाके बैठ गई। ये उनकी कार्रवाई थी। बाहर आई, उन्होंने मीडिया टॉक किया, हालांकि उनको पता था खाकान अब्बासी ने आना है यहाँ। वोट की इज्जत की बात करती हैं, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने वालिद की बात करती हैं। खाकान अब्बासी भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी ही पार्टी के हैं, उनके ही बड़े क्लोज रहे और अब भी हैं। तो उनकी खातिर मरीम को वो एक 20 मिनट के लिए भी नहीं रुकी कि खाकान अब्बासी आ रहे हैं, उनके साथ भी हो जाए, और वो चली गई। नून लीग की सारी क़यादत चली गई पीछे। अबसार आलम साहब बच गए, और एक मरीम औरंगज़ेब साहब, पता नहीं उनको किसी ने कह दिया होगा कि खाकान अब्बासी साहब भी आ रहे हैं, आप रुक जाएँ। खाकान अब्बासी साहब आए, उनका जिस्मानी रिमांड था। नेब ने वो बताया कि किस तरह से हमें इन पे इल्ज़ामात हैं, इन्होंने तारीख का महंगा तरीन ठेका दिया, उसमें पर डे पाकिस्तान को इतना बड़ा लॉस हो रहा है, को इतनी जो है वो पेमेंट करनी पड़ रही है पर डे, और इतना ज़्यादा इसका डॉलर रिटर्न है। वो वीडियोज़ मैंने आपके इनामुल्लाह खटिक साहब के साथ की हुई, वो अभी आप देख सकते हैं। फिर खाकान अब्बासी साहब ने कहा जी कि ठीक है, मुझे तो बेशक 90 रोज़ का रिमांड भेज दें, मुझे कोई मसला नहीं है। नेब ने कहा जी कि आप हमें रिमांड दें, और फिर खाकान अब्बासी साहब ने मांगा कि मुझे फूड चाहिए होगी, घर की खुराक मुझे देते हैं, और मेरे साथ कुछ फैमिली के लोग हैं उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। खैर ये दिया, मरीम चली गई। बहरहाल एक चीज़ मुझे आज समझ आई, बहुत सारे टीवी एंकर्स बैठ के टीवी पे तजिया करते हैं, मरीम लीडर बन गई है, मरीम ने बगावत का अलम थाम लिया। मरीम खुद कहती है कि मरीम ने बगावत का जो है वो झंडा उठाया हुआ है। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, शायद वो लोग आदम शनासी से महरूम है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो मरीम बिल्कुल एक ज़िद्दी बच्ची मालूम हुई, किसी तरह से भी वो लीडर नहीं है। यूँ समझने के एक जज्बाती इंसान है और ज़िद्दी इंसान है, जिसके अंदर बोझ और ज़िद भरी हुई है, और वो पूरी पार्टी उसके पीछे लगी हुई है। ज़ाहिर पार्टी में जो वफादार लोग हैं उनकी सियासी बका का ये मसला है, उसके पीछे खड़े होंगे। बहरहाल इतनी आसानी से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई विजन नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। बीबी शहीद को भी हमने देखा सुना, उसका शेर भी नहीं है, ये सिर्फ बातों की हद तक है, गुस्से की हद तक है, बगावत की हद तक है। एकदम एक मुकदमे उसमें उड़ जाएंगी, गिरफ्तार हो जाएंगी, बिल्कुल बैठ जाएगी सारी नून लीग। ये कहने की बातें, कोई अलम बगावत कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आखिर पे आपसे शेयर करूँ, मैंने उनसे दो दफ़ा ये सवाल किया कि आप ये वीडियो की बात करती हैं, आप ये कहती हैं कि जज को ब्लैकमेल किया गया, तो आप भी तो अभी वीडियो लाने की बात कर रही हैं, आप भी तो ऑडियो लाने की बात कर रही हैं, आप भी तो फिर ब्लैकमेल ही कर रही हैं। 2 दफ़ा मैंने सवाल किया, उन्होंने दोनों दफ़ा मेरा सवाल नहीं लिया। बहरहाल उन सहाफ़ियों के लिए इतना अर्ज़ है कि लीडर की कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं वो भी ज़रूर पढ़ें, जो फ़लसफ़ा है उसको भी ज़रूर पढ़ें, समाजी तश्कील के असूल और अनासर ज़रूर पढ़ें, लीडर कैसे बनते हैं और लीडर का आवाम के साथ रिश्ता क्या होता है। लीडर मेरे नज़दीक आवाम का ज़रूरतों के साथ नहीं जुड़ा होता। लीडर आवाम की शऊरी तरबियत करता है। लीडर आवाम के साथ उसका जो रिश्ता है वो ज़रूरतों का मोहताज नहीं होता, वो रोटी कपड़ा मकान का मोहताज नहीं होता, वो उससे आगे का होता है। तो मेरी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।